स्पीडोमीटर की हम बात देखते हैं। यहाँ पर स्पीडोमीटर में क्या होता है, इसी लोको में 3 अलग अलग कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर युक्त स्पीडोमीटर लगे हैं। इन स्पीडोमीटरों में स्पीड एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ रिकॉर्ड करने के लिए ग्राफ रोल की जगह माइक्रो प्रोसेसर चिप या फ्लॉपी रहती है। जैसे ओटीमीटर अलायंस लिमिटेड, ये कंपनी का स्पीडोमीटर लगा हुआ है। मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड का स्पीकर या लगा हुआ है माइक्रो प्रोसेसर चिप। और ऑटोमीटर अलायंस लिमिटेड का भी लगा हुआ है। और लेक्सवैन 2000 E1 E2 का भी लगा हुआ है। टेलप्रो जेड की बात करें, टेलप्रो जेड है, यह स्पीड टाइम डिस्टेंस एनर्जी का रिकॉर्डर तथा इंडिकेटर है। इसमें डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी कार्ड रहता है और इस कार्ड में 45 दिनों तक की लॉन्ग टर्म मेमोरी एवं 10 घंटे तक की शॉर्ट टर्म मेमोरी जमा रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी 20-20 सेकंड के अंतराल में रहता है और इस कार्ड को कंप्यूटर में डाल करके मेमोरी देखी जा सकती है तथा स्पीडोमीटर के साथ साथ लैपटॉप लगाकर के भी हम देख सकते हैं। लैपटॉप लगाकर भी देख सकते हैं, इनका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। उन स्पीडोमीटर की निम्न सुविधाएं रहती हैं, जैसे कि अंतर को रिकॉर्ड करना, दिनांक व समय रिकॉर्ड करना, गति को रिकॉर्ड करना, OHE का वोल्टेज एवं करंट रिकॉर्ड करना, घटनाएं रिकॉर्ड करना जैसे हॉल्ट है, गाड़ी क्रमांक, चालक क्रमांक रिकॉर्ड करना और कॉन्फ़िगरेशन रिकॉर्ड करना। फिर मेमोरी फ्री स्विच, स्पीड डायल लाइट इंटेंसिटी कम और ज़्यादा करना, स्क्रीन का बैंक लाइट इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करना, और ऑडियो और विजुअल ओवर स्पीड अलार्म। डिस्प्ले बटन को बार बार दबाने से निम्नलिखित पैरामीटर एक एक करके स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जैसे समय, किलोमीटर रीडिंग, दिनांक, ट्रेन क्रमांक, ट्रेन लोड और डायमीटर, अधिकतम स्पीड अलार्म, लोको क्रमांक, गति, फ्री मेमोरी परसेंट में, OHE वोल्टेज, OHE करंट, कुल खर्च की गई एनर्जी, वर्तमान चालक के द्वारा तय की गई दूरी, DVR इस्तेमाल करने की कुल अवधि, खर्च की गई एनर्जी चलते समय, खर्च की गई एनर्जी खड़ी अवस्था में, वर्तमान चालक के द्वारा कोस्टिंग का समय और वर्तमान चालक के द्वारा कोस्टिंग किलोमीटर में, और खराबी की सूचना SPM में। मेमोरी फ्रीज इंडिकेशन, स्टेपर मोटर है, SPM खराबी सूचना इसमें मिलती है। फिर डिस्प्ले स्क्रीन की बात करते हैं। डिजिटल स्क्रीन में होता है डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले SPM पर कीबोर्ड के ऊपर एक LCD स्क्रीन लगा है और इस स्क्रीन पर विभिन्न पैरामीटर में को देखा जा सकता है। इनका बैक लाइट कम ज़्यादा करने के लिए 0 बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड की बात करें, यह SPM के अंदर बंद रहता है। SPM की के द्वारा दरवाज़ा खोल करके इस कार्ड को निकाल करके इसके अंदर जमा जानकारी को कंप्यूटर में भर सकते हैं। एरर इंडिकेटर LED होती है इसके अंदर। जैसे हम बात करें, SPM के ऊपर बाईं तरफ एक लाल रंग की LED रहती है और सामान्य अवस्था में यह LED बुझी रहती है और SPM में कुछ खराबी आने पर यह जल उठती है। मेमोरी कार्ड 85% भरने पर यह LED फ्लैश करती रहती है और जैसे जैसे मेमोरी 85 से 100% तक भरने लगता है, इस LED की फ्लैशिंग रेट बढ़ते रहता है और कार्ड न रहने पर यह LED जलता रहेगा। ओवर स्पीड की बात करें, ओवर स्पीड LED होती है। SPM के ऊपर दाहिनी तरफ एक लाल रंग का LED रहता है। जब गति SPM में निर्धारित गति से ज़्यादा हो जाता है तो यह LED फ्लैशिंग करने लगता है और जैसे जैसे ओवर स्पीड की मात्रा बढ़ती है यह उतने ही ज़्यादा गति से फ्लैशिंग करने लगता है। बजर की बात करें, यदि गाड़ी की गति SPM में निर्धारित गति से ज़्यादा होती है तो ओवर स्पीड LED के साथ बजर भी बजने लगता है। मेमोरी फ्री स्विच की बात करें, मास्टर SPM के ऊपर कांच की खिड़की के अंदर एक बटन रहता है जिसे मेमोरी फ्री स्विच कहते हैं। चालक को दुर्घटना होने पर इस कांच की खिड़की को तोड़ करके अंदर के मेमोरी फ्री स्विच को ऑन करना चाहिए। फिर है टेलप्रो SPM पर लगा कीबोर्ड और उसकी जानकारी। जैसे टेलप्रो SPM पर लगा कीबोर्ड और उसकी जानकारी हम देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पर यहाँ पर एंटर है, 7 पर डिस्प्ले है, 6 पर कैंसिल है, ट्रेन लोड है 5 पर, 4 ड्राइवर ID, 3 पर ट्रेन नंबर। इस तरीके से होता है। 0-9 बटन पैरामीटर सेट करते समय अंक बदलने के लिए यहाँ पर एक बटन, इस बटन को दबाने से दिनांक डिस्प्ले होगा। 9 बटन SPM डायल की लाइट की तीव्रता कम ज़्यादा करने के लिए है। 0 बटन है स्क्रीन की लाइट की तीव्रता कम ज़्यादा करने के लिए है। ट्रेन नंबर बटन ट्रेन क्रमांक सेट करने के लिए। ट्रेन ड्राइवर ID बटन क्रमांक सेट करने के लिए। ट्रेन लोड बटन लोड है सेट करने के लिए। कैंसिल बटन गलत सेटिंग को रद्द करने के लिए है। डिस्प्ले बटन है सेट किए गए पैरामीटर को देखने और बदलने के लिए है। एंटर बटन विभिन्न पैरामीटर में किए गए बदलाव को सेव करने के लिए है। ऑन लॉग एनालॉग डिस्प्ले है, ये क्या होती है एनालॉग डिस्प्ले,
0 से 180 किलोमीटर घंटा रीडिंग वाला डायल है और उस पर पॉइंटर स्पीड दर्शाने के लिए है। रात के समय डिस्प्ले यूनिट पर लाइट देने के लिए एलईडी लगे हैं जिनकी इंटेंसिटी बटन द्वारा बदली जा सकती है। मेमोरी फ्रीज बटन। मेमोरी फ्रीज बटन क्या है? मास्टर एसपीएम पर कांच की खिड़की के अंदर एक स्विच रहता है और इस स्विच को ऑन करने से आगे का मेमोरी रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा और तथा जो मेमोरी कार्ड है वह फ्रीज हो जाएगी। दुर्घटना होने पर कांच फोड़कर इस स्विच का ऑन करना न भूलें। चालक एसपीएम के मास्टर यूनिट और स्लैब यूनिट पर निम्न पैरामीटर का डेटा बदल सकता है, जैसे ट्रेन क्रमांक भरना। कैंसिल बटन को दबाएं, ट्रेन नंबर बटन को दबाएं, वर्तमान ट्रेन क्रमांक दिखाई देगा। अंकों तक नया ट्रेन क्रमांक 0 से 9 बटन पर सेट करें। यदि अंक गलत टाइप हुआ है तो कैंसिल बटन कर फिर से 2-3 के अंक अनुसार अंक भरें। सही अंक भरने के बाद एंटर बटन दबाएं। चालक पहचान क्रमांक भरना, जैसे कैंसिल बटन दबाएं, ड्राइवर आईडी बटन को दबाएं, वर्तमान क्रमांक दिखाई देगा। 09 बटन द्वारा आईडी क्रमांक सेट करें, 6 अंकों का होना चाहिए। डेटा सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें, एंट्री रद्द करने के लिए कैंसिल बटन प्रेस करें। ट्रेन लोड भरना, जैसे कि कैंसिल बटन को दबाएं, ट्रेन लोड बटन को दबाएं, वर्तमान लोड ट्रेन में दिखाई देगा। 09 बटन के द्वारा 4 अंकों में लोड टनेज को सेट करें। सेव करने के लिए एंटर प्रेस करें और एंट्री रद्द करने के लिए कैंसिल प्रेस करें। फिर है एसपीएम डायल का लाइट कम ज़्यादा करना। कैंसिल बटन दबाएं, 1 को बटन को दबाएं, सेट डायल लाइट लिख कर आएगा। एसपीएम की कंपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग 60% है। आप 0 बटन को दबा करके लाइट इंटेंसिटी की 0 से 100% तक कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर दिनांक देखना, जैसे कि कैंसिल बटन दबाएं, 1 बटन को दबाएं, आज की दिनांक स्क्रीन पर दिखाई देगी। एनर्जी देखना, जैसे कैंसिल बटन दबाएं, 2 बटन को दबाएं। किलोमीटर रीडिंग की जगह KWH में एनर्जी लिख कर आएगा। किलोमीटर रीडिंग के लिए 2 बटन को फिर से दबाएं और फ्लॉपी निकालने के लिए पहले बैटरी सप्लाई ऑफ करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे OHE यानी ओवरहेड इक्विपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। यहाँ पर ओवरहेड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ओवरहेड इक्विपमेंट में हम देखें परिभाषा क्या है ओवरहेड इक्विपमेंट की। 25,000 वोल्ट से चार्ज कंडक्टर को उनके सहायक फिटिंग के साथ रेल पथ के ऊपर लगाए गए हैं, इन्हें ओवरहेड इक्विपमेंट कहते हैं। जैसे ओवरहेड वोल्टेज, OHE वोल्टेज सामान्यतः OHE वोल्टेज नॉर्मल 25 kV, OHE वोल्टेज न्यूनतम 19 kV, OHE वोल्टेज अधिकतम है मैक्सिमम 27.5 kV। सुरक्षित कार्य दूरी सेफ वर्किंग क्लियरेंस है 2 मीटर है। सामान्य एवं सहायक नियम की बात करें, अध्याय 17 के अनुसार लोको पायलट व सहायक लोको पायलट के लिए OHE के संबंध में कर्तव्य क्या बताए गए हैं। सभी चल स्टॉक के संचालन से संबंधित पदाधिकारियों को विद्युतीकृत खंड में कार्य करने संबंधी नियमों का पूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। नियम न जानने की वजह से नियमों का पालन नहीं किया गया, यह बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिजली चल स्टॉक के ड्राइवर जहां तक संभव हो उसकी प्रारंभिक ड्यूटी में बगैर हस्तक्षेप किए OHE पर निगरानी रखेंगे। जब आगे OHE में कोई खराबी दिखाई दे तो ऐसी लोगों का पायलट तुरंत पेंटोग्राफ को नीचे कर देगा और यदि आवश्यक हो तो आपातकालीन रोक बनाई जानी चाहिए। उदाहरण के लिए लोगों के छत से कोई भी असामान्य आवाज़ आने पर गाड़ी रोक करके पेंटों का निरीक्षण किया जा सकता है। OHE के खराब हो जाने पर जब गाड़ियों का रोकना आवश्यक हो जाए तो ऐसी खराबी देखने वाला ड्राइवर अपनी गाड़ी को तुरंत रोक देगा, प्रभावित लाइनों का बचाव करेगा और TPC को सूचित करेगा। OHE टूट जाने पर प्राधिकृत कर्मचारी पहुंचने तक किसी को भी OHE वायर को नहीं छूने देगा। खराबी की रिपोर्ट टेलीफोन से ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर TPC को दी जाएगी। OHE सप्लाई ट्रिप होने पर दिन के समय 60 km/h, रात के समय 30 km/h पर गाड़ी को नियंत्रित करें और अगले ही इमरजेंसी सॉकेट पर रुककर TPC से बात करें। OHE के मुख्य भाग हम देखें, जैसे कैंटिलीवर असेंबली है। OHE के तारों को ट्रैक के ऊपर निर्धारित स्थान पर टांगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैंटिलीवर असेंबली का कोई पार्ट टूटा हुआ दिखाई देने पर ड्राइवर को तुरंत पेंटोग्राफ नीचे करना चाहिए और TPC को सूचित करना चाहिए। जैसे कि ये OHE के पार्ट हैं, ये हमारी ST फिटिंग है क्योंकि वायर को स्टे करने के लिए है, ये VT फिटिंग है और ये यहाँ पर VT फिटिंग के लिए ये हो गया ब्रैकेट ट्यूब, VT हो गया, ST ट्यूब, स्टे ट्यूब हो गया, ST इंसुलेटर लगे हुए हैं या VT इंसुलेटर लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब है, RT ट्यूब है, तो इसको रोकने के लिए RT ड्रॉपर लगाया गया है। फिर ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप में यहाँ पर हम कह सकते हैं ड्रॉप ब्रैकेट क्लैंप है, स्टेडी आर्म असेंबली है ये वाली, ये एंटी विंड क्लैंप है और यहाँ पर ये स्वीवल क्लिप है, ये कॉन्टैक्ट वायर है नीचे वाला और ऊपर वाला कैटेनरी वायर है और यहाँ पर ST एडजस्ट लगा हुआ है, सस्पेंशन ब्रैकेट लगा हुआ है और सस्पेंशन क्लैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है और नीचे हम देखें स्ट्रक्चर बाउंड लगा हुआ है जो रेल ट्रैक से कनेक्टेड है। ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, तो ऑटो टेंशनिंग डिवाइस क्या है। ATD ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, यह एक उपकरण है जो हर मौसम में OHE वायर की ऊंचाई और टेंशन को एक समान रखता है।
यदि एसएस वायर रोप टूट गया है या बैलेंस वेट नीचे गिर गया हो तो पेंटो नीचे करें। इसकी जानकारी तुरंत टीपीसी को दें ताकि उपयुक्त कॉशन ऑर्डर लगाया जा सके। एसटीडी है, एटीडी है, दो प्रकार की होती है। विच टाइप यानी 400 केजी बैलेंस वेट के साथ। तो विच टाइप जो होती है 400 केजी बैलेंस वेट के साथ होती है। एक 3 वे पुली टाइप होती है 665 केजी बैलेंस वेट के साथ होती है। ये 3 वे पुल टाइप, ये 3 वे पुल टाइप है। और ये विच टाइप है, विच टाइप रेगुलेटिंग इक्विपमेंट है। फिर ओएचई की पावर सप्लाई व्यवस्था हम देखें। ओएचई की पावर सप्लाई व्यवस्था किस तरीके से है। जैसे टीएसएस है, ट्रैक्शन सब स्टेशन। ओएचई को 25,000 वोल्ट का सप्लाई फीड करने हेतु स्विचिंग स्टेशन जहां पर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। 2 टीएसएस के बीच की दूरी है 60 से 80 किलोमीटर होती है। फिर है एफपी फीडिंग पोस्ट। एफपी होता है फीडिंग पोस्ट। एफपी वह स्विचिंग स्टेशन है जहाँ से 25,000 वोल्ट की सप्लाई सीवी और बीएम द्वारा ओएचई को देते हैं, यानी सर्किट ब्रेकर और बीएम के द्वारा ओएचई को देते हैं। 2 एफपी के बीच की दूरी है 60 से 80 किलोमीटर होती है। टीएसएस के बीच में भी 60 से 80 किलोमीटर दूरी होती है। फिर है एसएसपी सब सेक्शन एंड पैरेलल पोस्ट। एसएसपी सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट टीएसएस एफपी या एसपी के बीच बनाया जाता है। इसका काम सेक्शन को इलेक्ट्रिकली छोटा करना है। फिर एसपी की बात करें, एसपी क्या है, सेक्शनिंग व पैरेललिंग पोस्ट है। एसपी होता है हमारा सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। एसएसपी होता है सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। तो ये इसका काम है सेक्शन को इलेक्ट्रिकल छोटा करना, एसएसपी का काम है। और एसपी का काम क्या है, यहाँ पर टीएसएस एफपी की सप्लाई समाप्त होती है, दूसरी टीएसएस एफपी की सप्लाई शुरू होती है, वहाँ पर एसपी बनाते हैं। एसपी हमेशा 2 टीएसएस के मध्य में बनाई जाती है तथा इसके सामने 2 फेजों को अलग अलग रखने हेतु न्यूट्रल सेक्शन बनाया जाता है। टीएसएस एफपी से एसपी की दूरी जो होती है वो 30 से 40 किलोमीटर होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रल सेक्शन की। न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, 2 अगल बगल के टीएसएस या एफपी से आए हुए 2 अलग अलग फेजों को अलग अलग रखने के लिए टीएसएस एफपी या एसपी बन के सामने जो डेड ओएचई बनाई जाती है उसे न्यूट्रल सेक्शन कहते हैं। इसमें से एसी लॉक को पेंटो उठाकर बिना कोई करंट लिए आसानी से पार हो जाता है और यह 2 फेजों को इलेक्ट्रिकली अलग अलग करने के साथ साथ पेंटो को मैकेनिकली कंटिन्यूटी भी प्रदान करता है। न्यूट्रल सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन और सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन। जैसे हम बात करें ओवर टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन है, ओवरलैप टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन है वो 41 मीटर का ओवरलैप होता है। यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, ये ओवरलैप होगा 41 मीटर का। फिर है हमारा ओवरलैप टाइप जो है ये 41 मीटर का यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि ये वाला सेक्शन ओवरलैप हो रहा है। इनकी लंबाई ओवरलैप टाइप की जो लंबाई है वो 41 मीटर है। और यह एनएस 2 इंसुलेटेड ओवरलैप के बीच में एक छोटा सा भाग होता है। यह हमेशा डेड पोजीशन पर रहता है। इस प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन को चार्ज करने के लिए ट्रैफिक की दिशा में डीजे क्लॉज बोर्ड के पास में आइसोलेटर स्विच लगा होता है और यह आइसोलेटर स्विच हमेशा ओपन पोजीशन में रहता है। इस न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी फंसने पर इस आइसोलेटर को क्लोज करके न्यूट्रल सेक्शन को चार्ज किया जाता है और गाड़ी न्यूट्रल सेक्शन पार करने के बाद पुनः आइसोलेटर को ओपन किया जाता है। आइसोलेटर की चाबी स्टेशन मास्टर की कस्टडी में ओएचई के बॉक्स के अंदर रखी रहती है। फिर है पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन। पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन है पॉली टेट्रा फ्लूरो एथिलीन, पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन। तो पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन हम देखें, इस न्यूट्रल सेक्शन की जो लंबाई है 3.74 मीटर, 5.163 मीटर और 9.5 मीटर होती है। इस प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन में गाड़ी फंसने की संभावना नहीं होती है। फिर है सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन। सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन कैसे होगा, सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन जैसे ये है सेक्शन इंसुलेटर टाइप न्यूट्रल सेक्शन, लंबाई 12 से 14 मीटर इसकी होती है। इसकी लंबाई 5 मीटर या 12 से 14 मीटर होती है। इस प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन यार्ड लाइन के ऊपर लगाए जाते हैं। इसमें गाड़ी रुकने पर लोको पायलट टीपीसी को सूचित करेगा और उसके निर्देशानुसार कार्य करेगा। न्यूट्रल सेक्शन आने से पहले डीजे ओपन नहीं करने पर होने वाले नुकसान क्या हैं, हैवी फ्लैश हो सकता है, पेंटो ओएचई और न्यूट्रल सेक्शन डैमेज हो सकते हैं, डीजे ट्रिप होगा, साथ साथ ओएचई का सर्किट ब्रेकर भी ट्रिप होगा, गाड़ी स्टॉलिंग का खतरा बढ़ जाता है, लोड पार्टिंग की संभावना बनी रहती है। यह सब कंट्रोल रूम में तुरंत पता चलता है, अतः न्यूट्रल सेक्शन से पहले डीजे अवश्य ओपन करें। फिर वांड की बात करें, यह एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जो ट्रैक्शन रिटर्न करंट को आसानी से पास कराने के लिए धातुई संरचना के साथ लगाया जाता है। इसमें लीकेज करंट के कारण जान माल को खतरा न हो और इसके लिए उपयोग किया जाता है। रेल को रेल से
जोड़ता है या किसी स्ट्रक्चर को रेल से जोड़ता है। यह लोहे की पट्टी होती है ट्रैक्शन रिटर्न करंट को आसानी से पास कराने के लिए, और धातुई संरचना में इंडक्शन के कारण उत्पन्न वोल्टेज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। बॉन्ड में कोई खराबी जैसे कि बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड के पास चिंगारी निकलना, लाल होना आदि दिखाई देने पर टीपीसी को सूचित करें। बॉन्ड मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: स्ट्रक्चर बॉन्ड, कंटिन्यूटी बॉन्ड, रेल बॉन्ड, क्रॉस बॉन्ड, इंटर रेल बॉन्ड और इंटर ट्रैक बॉन्ड और जेड बॉन्ड है। स्ट्रक्चर बॉन्ड की बात करें, स्ट्रक्चर बॉन्ड जो है, स्ट्रक्चर बॉन्ड ये हमारा स्ट्रक्चर बॉन्ड है। कंटिन्यूटी बॉन्ड जो है, कंटिन्यूटी बॉन्ड ये हमारा कंटिन्यूटी बॉन्ड है। यहाँ पर कंटिन्यूटी बॉन्ड के लिए लगाया गया रिटर्न करंट बहने के लिए जंक्शन व क्रॉसिंग पर कंटिन्यूटी बॉन्ड लगाए जाते हैं। फिर है रेल बॉन्ड, रिटर्न करंट बहने के लिए फिश प्लेट के अक्रॉस में रेल बॉन्ड लगाए जाते हैं। यहाँ पर ये रेल बॉन्ड लगाए गए हैं। फिर क्रॉस बॉन्ड है, इंटर रेल बॉन्ड या इंटर ट्रैक बॉन्ड है, तो ये इंटर ट्रैक बॉन्ड है, इंटर रेल बॉन्ड है, ये भी लगाए जाते हैं यहाँ पर। फिर जेड बॉन्ड है, जेड की आकृति होंगे इस तरीके जेड बॉन्ड हो रहे हैं यहाँ पर, ये जेड बॉन्ड है। फिर जेड बॉन्ड का गर्म होना, जेड बॉन्ड के पास चिंगारी निकलना, ऐसा दिखाई देने पर टीपीसी को हमें सूचित करना अगर ये चिंगारी हो रही है या गर्म दिखाई दे रहा है। फिर जंपर्स की बात करते हैं। OHE के एक टेंशन लेथ से दूसरे टेंशन लेथ में सप्लाई देने और कॉन्टैक्ट व कॉन्टेनरी वायर में एक जैसा वोल्टेज बनाए रखने के लिए जंपर्स लगाए गए हैं। और OHE में मुख्यतः 3 प्रकार के जंपर्स हैं। सी जंपर है, कैटेनरी व कॉन्टैक्ट वायर के बीच लगता है, कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर के बीच में सी जंपर। एफ जंपर है, इंसुलेटेड ओवरलैप के अंत में लगता है एफ जंपर, जैसे इस तरीके से एफ जंपर है, इंसुलेटेड ओवरलैप के अंत में लगता है। इंसुलेटेड ओवरलैप में आउटरन OHE में वोल्टेज को समान रखने के लिए एफ जंपर लगाया जाता है और साइज होती है 50 वर्ग mm। फिर है जी जंपर, जी जंपर है अनइंसुलेटेड ओवरलैप में लगाया जाता है। और जी जंपर इस तरीके से होगा, अनइंसुलेटेड ओवरलैप में लगाया जाता है। अनइंसुलेटेड ओवरलैप में एक टेंशन लेथ से दूसरे टेंशन लेथ में करंट बहने के लिए जी जंपर लगाया जाता है। साइज होती है 105 mm²। OHE के विभिन्न पैरामीटर हम देखें। कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई, रेल लेवल से कॉन्टैक्ट वायर तक की खड़ी दूरी को कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई कहते हैं। और सामान्यतः सपोर्ट पर बात करें, इसमें सामान्यतः सपोर्ट पर जो दूरी ऊंचाई होती है वो 5.55 मीटर होती है। पुराना 1968 से पहले था 50 mm, अभी 5.55 मीटर हो गया है। 5.60 मीटर है, 100 mm फ्री सेक के साथ में है। नया 1968 के बाद में आया है ये 5.60। फिर हम देखें लोको इंस्पेक्शन पिट पर 5.80 मीटर है, लोको इंस्पेक्शन पिट पर। फिर लेवल क्रॉसिंग गेट पर है 5.50 मीटर है। ओवरलाइन स्ट्रक्चर के नीचे है 4.80 मीटर है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर का स्ट्रक्चर हम देखें, यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर का स्ट्रक्चर है वो 200 मीटर यहाँ पर mm डिस्टेंस है। कॉन्टैक्ट वायर ये दिखाएगा कॉन्टैक्ट वायर, ये पेंटो के स्पेन है, यहाँ पर दोनों पेंटो के स्पेन। OHE मास्ट यहाँ पर लगा हुआ है और ये 200 mm के दे रखे हैं यहाँ पर डिस्टेंस में। सीधी ट्रैक पर ऑन टेंजेंट ट्रैक पर ±200 mm और गोलाई में कर्व ट्रैक पर ये ±300 mm होती है। तो इम्प्लांटेशन की बात करें, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ट्रैक सेंटर से मास्ट के सामने वाली सतह तक की आड़ी दूरी को इम्प्लांटेशन कहते हैं और सामान्यतः ये 2.50 मीटर होनी चाहिए। इम्प्लांट नई निर्माण कार्य में 2.80 मीटर हो सकता है। इंस्टॉलेशन कम से कम 2.37 मीटर और इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म पर 4.75 मीटर है। फिर स्पान की बात करते हैं। एक OHE मास्ट से लगातार आने वाले दूसरे OHE मास्ट तक की आड़ी दूरी को स्पान कहते हैं और 72 मीटर अधिकतम है, 27 न्यूनतम है। फिर है पेंटो इंटेलमेंट। पेंटो इंटेलमेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। पेंटो इंटेलमेंट तो पेंटो इंटेलमेंट में क्या होगा, पेंटो का OHE तारों के साथ उलझना, फंसना, टूटना को पेंटो इंटेलमेंट कहते हैं। इसके निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे टॉप माउंटिंग असेंबली का टूटना, OHE के विविध दो जैसे OHE के तार, इंसुलेटर, ड्रॉपर, जंपर आदि का टूटना, ATD और SS वायर रोप के टूटने से बैलेंस बीट का गिरना, OHE की प्रोफाइल डिस्टर्ब होना आदि। पेंटो के दोष क्या हो सकते हैं, पेंटो पेन में दोष, हॉर्न का टूटना हो सकता है, ट्यूब एंड टूट होना हो सकता है, पेंटो पेन क्षैतिज न होना चाहिए और प्लंजर की स्प्लिट पिन मिसिंग होना, पेंटो का प्रेशर सही न होना, पेंटो पेन पर कार्बन स्ट्रिप का लूज होना,
कार्बन स्ट्रिप में क्रू होना। और अन्य बाहरी कारण जैसे OHE के तारों और संरचनाओं में टारपोलिन, त्रिपाल, प्लास्टिक की पन्नी, बाहरी तार, रस्सी, पतंगा का धागा, कपड़ा और पेड़ की शाखाएं, पक्षी आदि फंसाना है। विभिन्न प्रकार के दोष करने के लिए पेंटो एंटेलमेंट हो सकता है। पेंटो का हॉर्न टूटा होना, अगर पेंटो का हॉर्न टूटा है तो पेंटो एंटेलमेंट हो सकता है। प्लंजर स्प्रिंग बॉक्स के स्प्लिट पिन मिसिंग है तो स्टेडी आर्म से कॉन्टैक्ट वायर का छूटना हो सकता है। ड्रॉपर का निकलना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ड्रॉपर ही नहीं निकल गया, ड्रॉपर भी निकल गया। जंपर का निकलना, कॉन्टैक्ट वायर से नीचे आ जाना, और जंपर निकल करके कॉन्टैक्ट वायर से नीचे आ जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम देखें, OHE के तारों में कपड़ा, प्लास्टिक आदि का संचालन। तो OHE के तारों में कपड़ा, प्लास्टिक आदि का संचालन है तो उसके ऊपर हटाना होगा। क्या कार्यवाही कब करेंगे क्या नहीं, तो नहीं कार्यवाही करेंगे, इस तरीके से जाने जाएंगे नहीं, और ये यहाँ पर सही जा सकते हैं। OHE के तारों में पेड़ की डाली आदि क्यों फंसना, तो क्या कार्यवाही करेंगे। और पेड़ों में घास का फलिंदा कस गया है। तो विभिन्न प्रकार के बोर्ड की बात करें, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बोर्ड में रहता है। OHE के बारे में विशेष जानकारी हेतु ये बोर्ड लगाए गए हैं। इनका अनुपालन लोको पायलट साइलोकल पार्ट को करना है। जैसे 500 मीटर डिस्टेंट बोर्ड लगाया गया है, ये डिस्टेंट बोर्ड का चिन्ह है, और 250 मीटर पर डिस्टेंट बोर्ड का चिन्ह लगाया गया है। फिर है डिस्टेंट बोर्ड, न्यूट्रल सेक्शन की दूरी बताने का अर्थ। जो भी हमारे डिस्टेंट बोर्ड है, न्यूट्रल सेक्शन को दूरी बताने का कार्य करते हैं। फिर DJ ओपन बोर्ड है, फिर DJ क्लोज बोर्ड है। ये DJ क्लोज है, यहाँ पर DJ ओपन है। इस बोर्ड के सामने आने पर DJ ओपन व क्लोज करना है। फिर है डाउन एरो कास्टिंग बोर्ड है। डाउन एरो कास्टिंग बोर्ड में क्या होगा, यह बोर्ड बिजली की बचत करने हेतु बनाया गया है। अप एरो कास्टिंग बोर्ड है, ये बिजली की बचत करने के लिए बनाया जाता है। फिर है यहाँ पर लोअर पेंटो बोर्ड। लोअर पेंटो बोर्ड है तो ये लोअर पेंटोग्राफ हो जाएगा। रेज पेंटोग्राफ है तो यहाँ पर ये रेज पेंटोग्राफ को ऊपर उठा देंगे। OHE में कोई खराबी होने पर पेंटो लोअर और पेंटो रेज बोर्ड लगाते हैं। कॉशन अनवायर्ड टर्नआउट, कॉशन अनवायर्ड टर्नआउट देगा यहाँ पर इस तरीके से। इलेक्ट्रिक इंजन स्टॉप बोर्ड यहाँ पर इस तरीके से देगा। OHE ब्रेकडाउन होने पर ड्राइवर के कर्तव्य क्या क्या हैं। अगर OHE ब्रेकडाउन हो गया है तो ड्राइवर के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम देखें, OHE में ब्रेकडाउन होने की स्थिति में तुरंत इमरजेंसी फ़ोन के द्वारा TPC संपर्क करें। TPC के आदेश के अनुसार कार्य करें। अगर OHE का कोई वायर टूटा हुआ है तो 2 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। पेंटो को उलझना, सेक्शन के अंदर 2HE के साथ पेंटो फंसने और टूटने या उलझ जाने पर उसी स्थान पर फ्लैश लाइट जलाकर के गाड़ी को रोकना चाहिए तथा इमरजेंसी सॉकेट से TPC को सूचित करेंगे। आगे की कार्यवाही TPC के निर्देशानुसार करेंगे। OHE में ट्रिपिंग होने या किसी प्रकार का टेंशन न होने के मामले में लोको पायलट और गार्ड की कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ क्या हैं। OHE के अल्पकालिक ट्रिपिंग के मामले में लोको पायलट सामान्य क्षण से फिर से लेगा और यह निकटस्थ लाइन और लाइनों पर किसी असामान्य अवरोध के लिए चौकस नज़र रखेगा। OHE में ट्रिपिंग के बारे में वॉकी टॉकी और सिटी कोड के जरिए गार्ड को सूचित करेगा। गार्ड अपनी गाड़ी में किसी असामान्यता का पता लगाने के लिए उसका अवलोकन करेगा। सहायक लोको पायलट पीछे देख करके किसी असामान्यता का पता लगाने के लिए पैनी नज़र रखेगा। और यदि OHE में लगातार टेंशन न हो तो लोको पायलट तत्काल फ्लैशर का स्विच ऑन करेगा, गाड़ी को नियंत्रित करेगा। दिन के समय 60 और रात के समय 30 kmph ताकि वह किसी अवरोध के निकट रुक सके और अपनी गाड़ी को प्रथम आपात सॉकेट के पास खड़ी कर सके। वह OHE में टेंशन न होने के कारणों का पता लगाने के लिए TPC से संपर्क करेगा और TPC की सूचनाओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि TPC के साथ तत्काल संपर्क संभव न हो तो लोको सहित गाड़ी में किसी खराबी या अन्य किसी असामान्यता का पता लगाने के लिए लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को गार्ड के साथ जांच करने के लिए भेजेगा। और गाड़ी की जांच करने के बाद लोको पायलट गाड़ी किसी असामान्यता के लिए यदि कोई सहायता अपेक्षित हो तो SC और को वॉकी टॉकी, संपार फाटक या अन्य दिशा में आती हुई गाड़ी के द्वारा संपर्क के किसी अन्य साधन के द्वारा सूचित करेंगे और नियंत्रक के आदेश के अनुसार कार्य करेंगे। यदि उसकी गाड़ी में किसी प्रकार की असामान्यता न हो तो लोको पायलट को लोको का फ्लैशर का स्विच ऑफ करना चाहिए। फिर है बाजू वाली लाइन पर OHE की खराब होने पर लोको पायलट के कर्तव्य है कि यदि बाजू वाली लाइन का OHE टूटकर लटक रहा है, इंसुलेटर टूटकर कैंटिलीवर लटक रहा है, OHE में लगाए जाने पर जंपर वायर कॉन्टैक्ट वायर के नीचे लटकने पर OHE के खंभे लाइन की तरफ और लाइन के बाहर की तरफ ज़्यादा झुका हुआ हो तो तुरंत फ्लैशर लाइट जलाकर गाड़ी को रोक करके ट्रैक प्रोटेक्शन करना चाहिए। PFT फ़ोन, माइलेज फ़ोन द्वारा TPC SCR को सूचना दें
और उसके आदेश के अनुसार आगे कार्यवाही करें। सावधान, OHE तारों में सदैव 25,000 वोल्ट का खतरनाक वोल्टेज रहता है। फिर हम देखें यहाँ पर लोगों के अनुरक्षण सूची क्या है। किसी भी मशीन से संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए समय समय पर उसका अनुरक्षण करना अनिवार्य है। विभिन्न लोगों की अनुरक्षण सूची में जैसे कि T1 क्या है, WAP4 का 4500 किलोमीटर या एक राउंड ट्रिप के बाद में, WAG5 का 15 दिन में, WAG7 का 20 दिन में और किसी भी ट्रिप सेट में किया जा सकता है। IA है, ये 60 दिन होना चाहिए, 45 ± 3 दिन हो सकता है। WAG7 में 60 ± 3 दिन हो सकता है, होम सेट में होगा ये। फिर IC है 120 दिन, 135 ± 3 दिन, 180 ± 3 दिन और होम सेट में होगा। फिर AOH और TOH है, साल में 1.5 साल ± 15 दिन हो सकता है, 1.5 ± 15 दिन। WAG7 में भी 2 साल ± 15 दिन हो सकता है, होम सेट में होगा। IOH है 3 साल ± 1 माह या 6 लाख किलोमीटर हो जो पहले हो। और WAG5 में 4.5 साल ± 1 माह या 6 लाख किलोमीटर जो पहले हो। और WAG7 में 6 साल ± 1 माह या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो, होम सेट में होगा। POH में 6 साल ± 3 माह या 15 लाख किलोमीटर जो पहले हो। और 9 साल ± 3 माह या 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो, ये होगा WAG5 में। और 10 साल ± 3 माह या 12 लाख किलोमीटर जो पहले हो, ये WAG7 में होगा। नामित वर्कशॉप में ये होगा। मरम्मत की आवृत्ति में कमी आई है। पुराने शेड्यूल में परिवर्तन करने से निम्नलिखित लाभ हुए। मरम्मत की आवृत्ति में कमी आई है, मरम्मत खर्च कम हुआ है, मरम्मत अवधि कम हुई है, यातायात के लिए लोगों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।